हेलो एवरीवन, आज लास्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी पे बात करूँगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में हम स्ट्रेंथ को सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है। तो किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल लोड लग रहा है और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हमारा स्ट्रेंथ कहलाएगा। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा? तो किसी भी बॉडी पे कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है तो कॉम्प्रेसिव लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगा। तो स्ट्रेंथ में भी टू टाइप्स का स्ट्रेंथ होता है, एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। क्लियर? तो बहुत लोग पूछते भी हैं कि स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों सेम है। नहीं, मतलब स्ट्रेंथ में दो स्ट्रेंथ है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब लोड पे डिपेंड करता है कि कौन सा लोड लग रहा है, कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है या टेंसाइल लोड लग रहा है, उसके हिसाब से हमारा स्ट्रेंथ होगा। क्लियर? अब हम सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों निकालते हैं? तो देखिए कि किसी भी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल एडिक्वेसी है वो डिपेंड करता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है बोर्ड पे कि द स्ट्रक्चरल एडिक्वेसी ऑफ एनी बिल्डिंग में डिपेंड अपॉन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। क्लियर? और ये टेस्ट हम लोग सीमेंट के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। ये भी यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। क्लियर? चलिए फिर इसको हम लोग अब लैब में कैसे करते हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मटेरियल में क्या कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है, क्या आना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड डेटा के हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेटा है कितना अकॉर्डिंग टू ग्रेड। तो सीमेंट में 3 ग्रेड्स होता है, 33 ग्रेड्स, 43, 53, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट इस ग्रेड के अकॉर्डिंग मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू IS कोड कितना होना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको शॉर्ट में लिखें OPC। क्लियर? अब नेम ऑफ इक्विपमेंट क्या है? तो कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं? तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, वाइब्रेशन मशीन, क्यूब मोल्ड, बैलेंस, ETC में ट्रॉवेल हो गया, ट्रे हो गया, और भी जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ETC में आएगा। क्लियर? अब आगे देख लीजिए आप कि इक्विपमेंट का फिगर कौन कौन सा इक्विपमेंट है। देखिए ये है हमारा कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ये यहाँ पे हम लोग क्यूब को फिक्स करते हैं, जो बड़े फिगर में आपको दिख रहा होगा कि इस स्पेस में क्यूब को फिक्स किया जाता है और इसके सहारे लोड ट्रांसफ़र किया जाता है, हाइड्रोलिक लोड। क्लियर? हाइड्रोलिक लोड ट्रांसफ़र किया जाता है और ये जो हमारा है ये रीडिंग बताता है कि कितने लोड पे कितने लोड पे वो इस जो क्यूब है वो कोलैप्स कर गया या फेल कर गया या क्रैक कर गया। तो यहाँ से हम लोग पता करते हैं कि इतने लोड पे या इतने टन पे जो है क्यूब क्रैक कर गया। क्लियर? आगे देखिए ये हमारा वाइब्रेशन मशीन है। इसी के माध्यम से इस क्यूब में जब हम लोग मटेरियल में सीमेंट मोटार फिल करते हैं तो यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं। ये देखिए टॉप सरफेस, ये ऊपर से सीमेंट मोटार को फिल किया जाता है और इसको फिर ऑन किया जाता है 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट्स तक इसको हम लोग वाइब्रेशन कराते हैं। वाइब्रेशन का रेट तो 1200 प्लस माइनस 400 वाइब्रेशन पर मिनट, ये इसका रेट है। उस रेट से हम लोग 2 मिनट्स तक इसको वाइब्रेट कराते हैं। जब कॉम्पैक्शन हो जाता है तो यहाँ से फिर हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर आगे का हम लोग प्रोसीड्यूर में देखेंगे। ये क्यूब है, क्यूब पे भी बात कर लेते हैं। इसका जो एक साइड है, वन साइड वो 7.06 सेंटीमीटर होता है। ये इसको अगर mm में पढ़े तो 70.6 mm। ये याद रखना, जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी, जो भी डेटा बताया हूँ वो याद आपको रखना है एग्ज़ाम के लिए भी और आगे के लिए भी। क्लियर? तो 7.06 सेंटीमीटर इसका वन साइड होता है इस क्यूब का, सीमेंट मोटार के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं। आगे देखिए अब इसमें हम लोग कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले जितना भी टेस्ट किए हम लोग, कौन कौन सा टेस्ट किए? तो फाइननेस किए, तो फाइननेस में तो ओनली सीमेंट यूज़ किए। जब उसके बाद क्या किए? कंसिस्टेंसी किए, तो उसमें हम लोग सीमेंट एंड वाटर दोनों यूज़ किए मटेरियल में। इसके बाद हम लोग क्या यूज़ किए? तो साउंडनेस नहीं निकाले, उसमें भी सीमेंट एंड वाटर। उसका सेटिंग टाइम निकाले, उसमें भी सीमेंट एंड वाटर। बट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या है? सीमेंट, सैंड एंड वाटर, मतलब स्टैंडर्ड सैंड यहाँ यूज़ करते हैं हम लोग।
क्लियर। तो ये दोनों मटेरियल यूज़ करते हैं, सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड। अब आगे देखिए इसका थ्योरी क्या है। तो थ्योरी वही, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। चलिए अब प्रोसीड्यूर पे बात करते हैं वन बाय वन कि क्या करते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग कि उस सीमेंट मोटार को तैयार करते हैं। तो सीमेंट मोटार को तैयार करने के लिए, सीमेंट मोटार हम कहते हैं किसको पता है ना, कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर इज नोन एज सीमेंट मोटार। क्लियर। तो इसको हम लोग कैसे तैयार करते हैं, किस प्रोपोर्शन में तैयार करते हैं, तो 1:3। ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है। 1:3 का मतलब अगर हम 200 ग्राम सीमेंट ले रहे हैं तो इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सैंड 600 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। 1:3 का मतलब कि इसी रेशियो में लेते हैं हमेशा। जब भी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे ये रेशियो फिक्स है, आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। जब हम सीमेंट और सैंड दोनों ले चुके हैं, अब वाटर कितना ऐड करना है। तो इससे पहले वाले केस में जब सेटिंग टाइम किए थे तो 85% ऑफ कंसिस्टेंसी वाटर ऐड किए थे सीमेंट पेस्ट तैयार करने के लिए, साउंडनेस में 78% ऐड किए थे। अब यहाँ पे हमें कितना वाटर ऐड करना है, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा P/4 + 3% ऑफ सीमेंट मोटार है। क्लियर। सीमेंट मोटार, ना कि सीमेंट और ना कि सैंड। किसका, तो पूरे मिक्सचर का सीमेंट और सैंड जो तैयार किए हम, जैसे अभी हम कुछ देर पहले दिखाएं कि सीमेंट हम लोग कितना ले लिए, कैलकुलेट समझ लीजिए। यहाँ पे सीमेंट 200 ग्राम लिए, ठीक है। तो इसका रेशियो सैंड कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड सैंड, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 ग्राम। क्लियर। अब इस दोनों को जब ऐड करेंगे, जब इसका मिक्सचर तैयार करेंगे सीमेंट प्लस सैंड, ये कितना हो जाएगा, तो 800 ग्राम। इसको थोरोली मिक्स कर लेंगे एकदम यूनिफॉर्म कलर में। क्लियर। अब मिक्स करने के बाद अब हमको वाटर कितना चाहिए, तो P/4 + 3%। ये समझिए P क्या है, तो कंसिस्टेंसी, जो कि हम पिछले क्लास में भी बात कर चुके हैं। P कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी हमारा कितना आया था, तो 32% आया था, डिवाइडेड बाई 4 + 3। क्लियर। अब इसका परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा 1/100। कितना लेना है, किसका मतलब इतना परसेंट लेना है, तो सीमेंट मोटार कितना, 800 ग्राम। क्लियर। अब इसको जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो हम लिख लेंगे, वो हमारा आ जाएगा ग्राम में, लेकिन उसको हम लोग ml के बराबर लेते हैं। तो उतना ml मेजरिंग जार से वाटर ले लेंगे और ले करके सीमेंट और सैंड का जो हमारा न्यू मटेरियल है उसमें उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा मोटार तैयार हो जाएगा, सीमेंट मोटार। जब तैयार हो जाएगा तो फिर आगे देखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग अब क्या करेंगे, जो क्यूब मोल्ड है उस क्यूब मोल्ड में ग्रीस उसके इंटीरियर सरफेस पे, इंटीरियर फेस पे लगाएंगे। ग्रीस कहिए या ऑयल, जो भी है आपके पास अवेलेबल, वो लगाएंगे। वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि ईजिली जब हम 1 डे के बाद जब उसको रिमूव करेंगे क्यूब स्पेसिमेन को मोल्ड से, तो वो आसानी से रिमूव हो जाए वहाँ से। क्लियर। इसलिए हम लोग पूरे इंटीरियर फेस पे, ऑल द इंटीरियर फेस पे क्यूब मोल्ड के क्या लगाते हैं, या तो ग्रीस या ऑयल। क्लियर। अब क्या करेंगे कि उस मोटार में हम लोग उस मोटार को क्यूब मोल्ड में फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द मोटार इज प्लेस्ड इन क्यूब मोल्ड विथ साइड एज 7.06 सेंटीमीटर और 70.6 mm। ये साइज पे हम बात कर चुके हैं कि उसका वन साइड जो होता है क्यूब का वो 7.06 सेंटीमीटर होता है, या फिर उसको अगर mm में पढ़ें तो 70.6 mm। क्लियर। ये डेटा भी याद रखना है, ये डेटा। तो उसको जब हम मोटार को फिल करेंगे, फिल करने के बाद, मतलब फिल करने का ये प्रोसेस है कि फिल जब हम कर लेंगे तो फिर वाइब्रेट कराएंगे। अब वाइब्रेशन हम मशीन बता चुके हैं पहले कि कैसे वाइब्रेशन कराना है, तो वाइब्रेशन मशीन दिखा चुके हैं कि उसके अंदर उसको प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद टॉप से उसके अंदर उसको फिल करना है सीमेंट मोटार को। फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 मिनट्स के लिए उसको वाइब्रेटिंग कराना है। तो द मोटार आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन द मोल्ड्स इज कॉम्पैक्टेड इन वाइब्रेटिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। क्लियर। अब जब हम प्लेस करा दिए तो आगे देखिए अब क्या करना है
कि उस क्यूब मोल को जब फिल हो गया, वाइब्रेशन भी हो गया, 2 मिनट के बाद वाइब्रेशन मशीन से जब हम उसको निकाल रहे हैं क्यूब मोल्ड को, तो निकालने के बाद 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे हम लोग छोड़ देते हैं। ये एक क्यूब मोल्ड है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे, स्क्रीन पे। तो ये 24 घंटे के लिए हम छोड़ दिए। अब हम अगले दिन आए, अगले दिन आने के बाद इसको क्यूब स्पेसिमेन जो है ये वाला, इसको हम लोग ये क्यूब मोल्ड से रिमूव करते हैं। तो आगे देखिए रिमूव करते हैं कि द स्पेसिमेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड एंड दे आर सबमर्ज्ड इन क्लीन वाटर फॉर क्यूरिंग। क्लियर कि ये हमारा क्यूब है, रिमूव करने के बाद क्यूब मोल्ड से ये क्यूब स्पेसिमेन है, और इसको हम लोग क्यूरिंग के लिए वाटर में डाल देते हैं। एक वाटर टैंक बनाए रहते हैं, उस वाटर टैंक में इस क्यूब को डाल देते हैं क्यूरिंग के लिए। क्यूरिंग क्या होता है? क्यूरिंग आप ये समझिए कि जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हम काम कर रहे हैं, उसमें वाटर को जब हम दे रहे हैं 24 घंटे के बाद, तो उस प्रोसेस को ही क्यूरिंग कहते हैं। मान लीजिए हम अगर प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो प्लास्टरिंग के 24 घंटे के बाद या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के 24 घंटे के बाद क्या करते हैं? वाटर डालते हैं, तो उस प्रोसेस को ही क्यूरिंग कहते हैं। तो वही 24 घंटे के बाद जब हम आए, क्यूब मोल्ड से क्यूब स्पेसिमेन को रिमूव किए, रिमूव करने के बाद उसको सबमर्ज्ड कर दिए क्लीन वाटर में क्यूरिंग के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1 पार्ट बाय वेट ऑफ सीमेंट और 3 पार्ट्स बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड सैंड। यानी इसका रेशियो बता रहा है कि 1:3 के रेशियो से ये क्यूब मोल्ड तैयार हुआ है। चलिए अब आगे जब हम उसको वाटर टैंक में डाल दिए, तो अब कब उसको बाहर करेंगे? वाटर टैंक से क्यूब को कब बाहर करेंगे? तो तीन कंडीशन में हम लोग बाहर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये क्यूब मोल्ड जो कितना तैयार करना है, तो कम से कम 3 क्यूब मोल्ड तैयार करना है आपको। ठीक है, क्योंकि एवरेज फिर तीनों काम लेंगे, एवरेज उसके बाद डेटा ऑलमोस्ट सही आता है। क्लियर? तो इसलिए कम से कम 3 क्यूब तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 डेज, 7 डेज, 28 डेज पे नहीं चेक कर पाते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आपको 28 डेज पे भी चेक करना है, तो इस तरह से आपको 9 क्यूब तैयार करना होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा द क्यूब्स आर देन टेस्टेड इन कंपैरिजन टेस्टिंग मशीन एट द एंड ऑफ 3 डेज एंड 7 डेज। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 डेज के बाद तब हम क्यूब डाल दिए पानी में क्यूरिंग के लिए। उसके 3 दिन बाद जब हम आएंगे वापस, अब हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है, तो उस क्यूब को 3 क्यूब्स को वाटर टैंक से बाहर निकालेंगे। मतलब टेस्ट के 1-1.5 घंटे पहले निकालेंगे। निकालने के बाद उसको एक क्लॉथ से सरफेस को पोंछ लेंगे, या क्या कहते हैं उसको सुखा लेंगे, और फिर उसको हम लोग कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए इसमें धूप में रख देते हैं। क्लियर? कि वो ड्राई हो जाए उसका सरफेस। उसके बाद हम फिर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में लेकर के आते हैं उसको। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में देखिए, अब आपको फिगर से समझिए। उस क्यूब को लेकर के हम आए, यहाँ देख लीजिए, ये हमारा कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है। इसके अंदर इसको प्लेस करते हैं। प्लेस जब करते हैं तो उसका जो रीडिंग देता है, तो रीडिंग वाला जो ये सुई है, दो सुई है यहाँ पे, एक रेड सामने दिख रहा होगा, उसके नीचे ब्लैक सुई है। दोनों सुई 0 पे रहता है जब हम लोग उसको फिक्स करते हैं। ये हम यहाँ पे क्यूब मोल्ड को प्लेस किए, ये फिक्स कर दिए, ये हमारा सुई 0 पे स्टार्टिंग में है। क्लियर? जब इसको लोड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या करेगा? दोनों सुई मूव करना स्टार्ट करेगा एक साथ। जब मूव करना स्टार्ट करेगा, जैसे ये फेल करेगा, तो फेल जैसे करेगा, तो ये रेड वाला जो सुई है जहाँ पे फेल करेगा वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और ब्लैक वाला सुई वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, मतलब ओरिजिन पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। क्लियर? आप देख लीजिए इस फिगर में भी कि जैसे ये फेल किया क्यूब, ये क्या हुआ कि रेड वाला सुई उसी जगह पे रह गया जहाँ पे ये फेल किया, और 0 पे ये ब्लैक वाला सुई आ गया वापस। क्लियर? तो यही बता दिया कि इतने लोड पे हमारा क्यूब फेल कर गया। वो लोड हम लोग नोट कर लिए कि इतना लोड है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पता ही है, क्योंकि साइड 7.06 सेंटीमीटर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? 7.06 इंटू 7.06 इंटू 7.06। क्लियर? वो उसका एरिया हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग 49 होता है, तो उसको ऑलमोस्ट हम लोग 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और जो लोड आया वो लोड को नोट कर लेते हैं। क्लियर? लोड डिवाइडेड बाय एरिया, वही हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। अब देखिए आप इसका कैलकुलेशन,
कैलकुलेशन क्या है कि लोड जो भी आया हम नोट कर लिए, उसको ये जो रीडिंग देता है वो टन में देता है, ठीक है, उसको हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो भी 8 टन 9 टन 10 टन पे जो कोलैप्स करेगा, फेल करेगा, तो वो हम लोग टन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए, इतना न्यूटन यहाँ पे राइट कर दिए। अब एरिया तो बता चुके हैं कि 7.06 उसका साइड है, वन साइड, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर mm में इसको लिखेंगे तो 5000 mm स्क्वायर। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्या होगा, तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया, जो भी आएगा उसका स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। क्लियर। अब आगे देखिए इसका स्टैंडर्ड डेटा क्या है एज पर IS कोड। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल, दोनों यूनिट एक ही है, मतलब दोनों का रिजल्ट डेटा जो होता है वो कोई डिफर नहीं होता है, सिर्फ यूनिट डिफर होता है। क्लियर। तो इसीलिए हम दोनों लिख दिए कि आप कंफ्यूज ना हो कि अगर 16 मेगा पास्कल लिखा हो तो आप और हम बोर्ड पे अगर पढ़ाए हो आपको न्यूटन mm स्क्वायर, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि हम तो न्यूटन mm स्क्वायर पढ़े थे, मेगा पास्कल तो पढ़े नहीं थे। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है कि न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल लग एक ही होता है। क्लियर। अब देखिए 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, बस इतना सा भी ग्रेड पे बात करेंगे। ग्रेड किससे रिलेटेड डीपली हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो हमको टेस्ट ये 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड ये क्या बता रहा है कि हमारा जो है 3 डेज पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम को, याद रखिएगा मिनिमम को, जब हम उसको क्यूब को चेक करेंगे तो मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 3 डेज फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट फॉर 33 ग्रेड 16 मेगा पास्कल मिनिमम, मतलब इतना मिनिमम होना ही चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है तो कहीं नहीं कहीं फॉल्ट है, क्यूब बनाने में हम लोग फॉल्ट किए हैं, क्यूब तैयार करने में, या फिर सीमेंट में फॉल्ट है, सीमेंट में कुछ ना कुछ खराबी है। क्लियर। तो मिनिमम इतना आना ही चाहिए 3 डेज पे इस ग्रेड के लिए, 33 ग्रेड के लिए। क्लियर। अब 7 डेज पे जब चेक करेंगे तो 22 मिनिमम मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 33 ग्रेड ये बताता है कि मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज इज इक्वल टू 33 मेगा पास्कल। मतलब 33 ग्रेड के अकॉर्डिंग ही होता है कि 28 दिन पे जो हमारा मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो मिनिमम इतना होना चाहिए, ये 33 ग्रेड बताता है। उसी तरह से 43 ग्रेड भी वही बताता है कि 28 डेज पे मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए। 53 ग्रेड भी वही बताता है कि 28 डेज पे मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर 53 ग्रेड 53 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर। ये डाटा जो आपको दिया गया एकदम याद रखना आपको कि एट 3 डेज फॉर 33 ग्रेड 16 मेगा पास्कल, एट 7 डेज 22 मेगा पास्कल, एट 28 डेज अकॉर्डिंग टू ग्रेड आपको याद रहेगा, क्योंकि 33 ग्रेड है तो 33 होगा, 43 ग्रेड है तो 43 होगा, 53 ग्रेड है तो 53 होगा। क्लियर। ये तो आपको याद रहेगा अकॉर्डिंग टू ग्रेड। अब एट 3 डेज फॉर 33 ग्रेड कितना होगा मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, तो 23, 33 और 43। तो ये वाला डेटा आपको याद रखना आसान है क्योंकि 10 का डिफरेंस है, 23, 33, 43। क्लियर। अब ये वाला क्या हो रहा है, यहाँ भी इस दोनों में 10 का ही डिफरेंस है, 27, 37, बट यहाँ पे आ जाता है जो मिनिमम कॉम्प्रेसिव मतलब जो ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग हमारा 53 आ जाता है। क्लियर। तो आपको डेटा याद रखना है, जैसे भी याद रखना हो ये डेटा याद रखना। एक चीज़ और, ये तो ग्रेड है ना, मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 3 डेज फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो आप क्या बताइएगा, क्योंकि आपके ग्रेड मेंशन नहीं है कि 33 ग्रेड के लिए, 43 ग्रेड के लिए, 53 ग्रेड, कोई ग्रेड मेंशन नहीं है। ग्रेड मेंशन होगा तब तो क्लियर आपके लिए आसान है कि अब जो रिजल्ट आप देख रहे हैं वो लिख देना है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 3 डेज फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो आपको उस वक्त ये याद रखना है कि जो 33 ग्रेड के लिए रिजल्ट है वही रिजल्ट होगा वहाँ। तो मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 3 डेज फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 16 मेगा पास्कल। क्लियर। अगर 7 डेज पे पूछेगा तो 22 मेगा पास्कल, और 28 डेज पे पूछेगा तो 33 मेगा पास्कल। मतलब जहाँ ग्रेड डिफाइन नहीं है तो वो अंडरस्टूड है कि 33 ग्रेड को हम लोग कंसिडर करेंगे। क्लियर। बस इतना ही। तो चलिए हम लोग एक बार इसको डिस्कस करते हैं कि हमने शुरू से
आज की क्लास में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग क्यों निकालते हैं वो सीखा, फिर सीमेंट का, और उसके बाद कि कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो इक्विपमेंट के बारे में जाना कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, वाइब्रेशन मशीन है, और क्या कहते हैं वेट बैलेंस है, और भी जो हम लोग देखें वो है। क्लियर। और क्या सीखा ये कि इसमें हम लोग जो कंप्रेशन मतलब सीमेंट मोटार का निकालते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर। तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके माध्यम से निकालते हैं, तो क्यूब के थ्रू, क्यूब यूज़ करते हैं। उसका साइज़ कितना है, तो 7.06 सेंटीमीटर। ये भी याद रखना है डेटा कि उसका साइज़ हम लोग कितना, जब हम मटेरियल तैयार करते हैं, सीमेंट मोटार तैयार करते हैं, तो उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। वाटर कितना ऐड करते हैं, तो P/4 + 3% ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब सैंड और सीमेंट दोनों। क्लियर। ये याद रखना है। इसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड डेटा से अकॉर्डिंग एज पर IS कोड। ठीक है। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर 3 days, फॉर 7 days, फॉर 28 days एट फॉर 33 ग्रेड, फॉर 43 ग्रेड, फॉर 53 ग्रेड। ये डेटा आपको पता है, आपकी स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा है कि 43 के लिए 16, 20 और 22 और 33, फिर 43 के लिए 23, 33, 43 और फिर 53 के लिए 27, 37, 53। क्लियर। थैंक यू।